आज वर्षा विदा हो गई, पर वह इस तरह विदा होगी उसकी माँ सुधा ने और ना ही किसी ने कभी चाहा था। विदा, विदाई और बिछोह कितने अजीब शब्द हैं ना ये, अलगाव के दर्द से लिपटे हुए। फिर भी बेटी की विदाई एक ऐसा सपना है जिसे हर माँ, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब, बेटी के जन्म के साथ ही पलकों में सजा लेती है और बेटी के साथ साथ उस सपने को भी पालती जाती है। बेटी का जन्म यानी वर्षा का जन्म। आंसुओं की एक सघन बदली आकर सुधा की आंखों को भिगो गई और अपने संग उड़ाकर ले चली अतीत की ओर। 2 बेटों के बाद जब फिर से सुधा ने गर्भ धारण किया तो उसने बड़ी आशा के साथ एक उम्मीद भी बो दी उस नवांकुर की बगल में। बेटी के जन्म की इच्छा, 3 पीढ़ियों से यह घर तरस रहा था कन्या रत्न के दर्शन को। सुधा को याद आ रहे थे वो दिन, वो पल। कैसी भयानक गर्मी पड़ी थी उस वर्ष और सूखे जैसे हालात बन गई थी। शहर बेहाल था और धरती तप रही थी। सूर्यदेव के ताप से ही उस संताप को दूर करने उस शाम उमड़ घुमड़ कर खूब बरसात हुई, इतनी कि खेत खलिहान ही नहीं, लोगों के मन प्राण भी खुशी से लहलहा उठे। यह वही शाम थी जब सुधा के गर्भ से मीठे सपने ने आकार लिया था। बेटी के रूप में उस नन्ही जान ने धरती पर पहली सांस ली थी और घर भर ही नहीं, पूरा मोहल्ला भी उमड़ पड़ा था उसके स्वागत में। कितनी ठंडक ले आई है हमारी बच्ची, रौनक की बूंद है यह, जिसने सबको कितनी राहत दी है। इसका नाम वर्षा ही रखेंगे हम। सुधा के ससुर हरिहर जी ने उसी क्षण बच्ची का नामकरण कर दिया था। घर परिवार वर्षा की कोमल किलकारियों से गूंज उठा। दादा की तो जान बसती थी उसमें। भाइयों को खेलने के लिए मानो जीती जागती गुड़िया मिल गई थी और सुधा की आंखों का जगमगाता सितारा तथा पापा की जान थी वह। उसका बेहतरीन तरीके से लालन पालन हो रहा था। गुलाबी ताजे गुलाब की पंखुड़ियों और केसर कड़ों को कच्चे दूध में मिलाकर जो रंग तैयार होता है, वही रंग और परियों सा रूप लेकर आई थी वर्षा उस दुनिया से इस दुनिया में, जो दिनों दिन निखरता ही जा रहा था। सिर्फ रंग रूप ही सुंदर नहीं था, उसका स्वभाव भी शहद सा मीठा था और आचरण सहज सरल और विनम्र। वो पढ़ने में तेज बच्ची थी। जिंदगी सपाट समतल और सहज राहों पर कदम धरते हुए वह निरंतर आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक ऐसा भयावह मोड़ आया जिसने उस स्वर्ग से घर की तमाम जिंदगियों को उलट पुलट कर रख दिया। कहा जाता है कि आसमान के तारे धरती पर रहने वालों की किस्मत तय करते हैं। उन सितारों ने अचानक ऐसी करवट बदली कि इस घर के सितारे गर्दिश में आ गए। ताजी ताजी किशोरावस्था में कदम रखा था तब वर्षा ने। सिर्फ 14 बरस की थी वह। बड़ा बेटा विवेक लगभग 19 बरस का था और छोटा विभोर 16 का, जब 1 महीने के अंदर ही 2 घटनाएं घट गई। बाबूजी यानी वर्षा के दादा हरिहर जी का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया और पति विजय लकवाग्रस्त हो गए। इस लकवे का असर सिर्फ विजय के शरीर पर ही नहीं पड़ा, पूरा परिवार इसका शिकार हो गया। मानो काफ़ी दिनों तक मेडिकल लीव पर चलते रहे विजय। तनख्वाह भी मिलती रही, फिर दिन अधिक गुजरे तो तनख्वाह आधी हो गई और जब उनके ठीक होने की तनिक भी आशा नज़र नहीं आई तो पहले तनख्वाह बंद हुई और फिर नौकरी गई। एक तो आमदनी का जरिया बंद हो गया था, दूसरे विजय के इलाज का तगड़ा खर्च भी घर खर्च के साथ तनकर खड़ा हो गया था। कुछ महीने तो जैसे तैसे कटे। पहले जमा पूंजी खर्च हुई, फिर विजय की कंपनी से मिला एक मुश्त रुपया, फिर बारी आई जेवर के बिकने की। लेकिन सुधा की माँ ने अचानक आकर वे गहने बचा लिए। अपनी पाई पाई करके जोड़ी धनराशि उसके हवाले कर सुधा को समझाया, ये तुम्हारी परेशानियों का हल नहीं है सुधा, संघर्ष बड़ा है, रास्ता लंबा है और तय भी तुम्हें ही करना है।
इसीलिए आमदनी का कोई जरिया ढूंढो। इन रुपयों के खत्म होने से पहले ही एक पुख्ता जमीन तैयार कर लो बेटी अपने लिए, जिस पर मजबूती से खड़ी रह सको। और माँ के सुझाव पर सबसे पहले अपनी गृहस्थी को 2 कमरों में समेटकर सुधा ने 3 कमरे किराए पर चढ़ा दिए। विभोर की जिम्मेदारी सुधा की माँ ने उठाने का वादा किया। विवेक बीएससी पहले वर्ष में था। उसने कॉलेज छोड़कर पत्राचार से पढ़ाई शुरू कर दी। वर्षा का महंगे कॉन्वेंट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। उस दिन सुधा की आंखें बहुत रोई थी और मन भी। ये उसका पहला सपना था जो मिट्टी में मिला था। तुम दिल मत छोटा करो सुधा बेटी, इसकी किस्मत में कुछ बनना लिखा होगा तो इस स्कूल में पढ़कर भी बन जाएगी। सिर्फ महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ऐसा किस किताब में लिखा है? सुधा की माँ ने धैर्य बंधाया और विभोर को लेकर चल दी। सुधा का मन रोया था उस दिन, पर आंखें नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसके आंसू विभोर के भविष्य के रास्ते के रोड़े ना बन जाएंगे। जब जमकर जीवन संग्राम शुरू हुआ। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी सुधा। हाँ, शादी से पहले सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा कोर्स किया था, जो अब इस मुश्किल घड़ी में सहारा बना। झूठी शान को ताक पर रखकर उसने मशीन खरीद ली। खूब काम आने लगा, इतना कि मुश्किल से संभाल निपटा पाती थी वह। विवेक ने पढ़ाई के साथ साथ 2 दुकानों में अकाउंटेंट का काम शुरू कर दिया। इस तरह विवेक अपना खर्चा स्वयं उठा लेता। कुल मिलाकर इतनी आमदनी तो हो ही जाती थी कि रोटी कपड़े के ठीक ठाक जुगाड़ हो जाते थे। साथ साथ विजय के इलाज का खर्च भी निकल ही जाता था। लेकिन सुधा इतनी मेहनत करने पे भी बेचैन ही रहती। वह सुकून नहीं पाती थी। कारण था विजय का हर पल चिड़चिड़ाना, वह भी न समझ आने वाले चुभते आवाज़ में। कभी कभी तो वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते और सिर्फ वर्षा के संभालने से ही संभलते। वह उन्हें समझाती, पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, आपने बहुत किया है हमारे लिए पापा, और आगे भी करेंगे, देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, हम सब हैं ना आपके साथ। वर्षा ठीक कह रही है जी, आपको यूँ हिम्मत नहीं हारनी है। अरे वर्षा जैसी बेटी दी है आपको ज़िंदगी ने उपहार के रूप में, फिर भी आप रोते हैं। सुधा कहती तो टूटे फूटे शब्दों में। विजय कहते, इसके लिए ही तो रोता हूँ, कुछ नहीं कर सका इसके लिए मैं, मेरी बच्ची। सुधा अच्छी तरह समझ रही थी पति की बेबसी को, कि उनके आत्मसम्मान को गवारा नहीं हो रहा यूं पलंग पर पड़े रहकर दूसरों से सेवा करवाना। लेकिन समय और हालात के आगे वह भी तो उतनी ही मजबूर थी जितने कि विजय थे। वह कहती, इस तरह तो आप हमारे संघर्ष को भी मुश्किल बना देंगे जी। देखिए, जैसा अच्छा वक्त नहीं रहा, बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, इसे बदलना ही होगा। पर प्लीज़ यूँ निराश होकर रो रो कर आप हमारी हिम्मत ना तोड़े जी। फिर विजय कभी चीखे चिल्लाए नहीं, लेकिन उन्हें खामोशी से आंसू बहाते कई बार सुधा ने देखा था। लेकिन ये सोचकर वह उन आंसुओं को देखकर भी अनदेखा कर देती कि अच्छा है, विजय के मन का मलाल इस खारे पानी के साथ बह जाएगा और जी हल्का हो जाएगा उनका। समय की प्रवाह अपने पूर्व निर्धारित विधान के साथ बहती चली गई थी। विवेक एमबीए कर रहा था, साथ ही एक छोटी जॉब भी पकड़ ली थी। वर्षा ने 10th में टॉप किया तो अगली पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई। कुछ बच्चों की ट्यूशन भी लेने लगी थी वह। जय पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो पाए, लेकिन व्हील चेयर पर बैठने लायक तो हो ही गए और लकवे से लड़खड़ाई जुबान भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। घर के हालात अपेक्षाकृत ठीक ठाक हो गए थे। इसीलिए ही वर्षा ने कहा, माँ विभोर भैया को वापस बुला लो ना नानी के घर से, मेरा मन नहीं लगता उनके बिना, साल में सिर्फ 2-3 बार ही तो मिल पाते हैं। माँ जैसा भी है, जितना भी है, हम मिल बांट कर खाएंगे और रहेंगे। माँ के कहने पर सुधा ने भोर को नानी के घर भेजा था। अब बेटी के अनुरोध पर
वापस बुला लिया। वह तो आ गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ। वह फिर अपनी नानी के पास लौट गया। वर्षा बहुत उदास रहने लगी थी इस बात से। वक्त और आगे बढ़ रहा था। विवेक की अच्छी जॉब लग गई थी एमबीए के बाद, और वर्षा ने भी 12वीं पास करके स्कूल को टाटा कह दिया। घर में सबका मन था कि वह अच्छे से कॉलेज में पढ़े। वह गई भी, लेकिन वहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आया। सभी लड़कियों की तरह अच्छे और आज के फैशन के कपड़े, सैंडल और श्रृंगार के साधन नहीं जुटा पाती थी, इसलिए कुंठाओं तथा हीन भावनाओं के पंजे उसे बुरी तरह जकड़ते। इससे पहले ही उसने कॉलेज छोड़ दिया और पत्राचार से ही बीकॉम करने का निर्णय किया। बचे समय का सदुपयोग वह हर तरह से घर की मदद के लिए करना चाहती थी। सुधा की एक अच्छी दोस्त ने उसे किसी बिजनेसमैन की जुड़वा बेटियों पिंकी और रिंकी की ट्यूशन दिला दी। हफ्ते में 5 दिन तो 2 घंटे रोज पढ़ाने के 3,000 रुपये मिल रहे थे उसे। बस उनकी मांग और शर्त की तरह वर्षा को उनके घर जाकर पढ़ाना होता था। काफ़ी दूर था उनका घर और वर्षा शॉर्टकट पैदल ही जाती थी। ये देखकर रिंकी और पिंकी की मम्मी ने उनके अच्छे मार्क्स लाने पर उसे एक साइकिल गिफ्ट कर दी। इससे वर्षा का समय भी बचने लगा और उसे थकावट भी कम होने लगी। सुधा भी वर्षा की ओर से निश्चिंत हो गई, लेकिन उसे एक नई चिंता ने घेर लिया था कि वर्षा अब बड़ी हो रही है और उसके पास शादी के लिए कुछ भी नहीं है, 2-4 गहनों के सिवाय। कुल मिलाकर आमदनी तो अच्छी हो रही थी, पर खर्चे भी कुछ कम न थे। एक एक पैसा जोड़कर वर्षा की शादी के लिए एक मोटी रकम जमा कर चैन की सांस भी नहीं ले पाती थी। कोई दुख, बीमारी या ब्याह उत्सव आकर उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर देता था। कैसे जुटेगा दहेज वर्षा के लिए, ये फिक्र सुधा को दिन में चैन नहीं लेने देती थी और रातों को जगराते बना देती थी। किसी भी स्थिति में वह वर्षा के ट्यूशन वाले पैसे घर में खर्च नहीं होने देती। सिर्फ ये रकम तो काफ़ी नहीं थी ना वर्षा के विवाह के लिए, इसीलिए सुधा ने ज़बरदस्ती कतर व्योम शुरू कर दी। न्यूज़पेपर का आना बंद हुआ, दूध कम कर दिया, एक वक्त की सब्ज़ी बनती और दोनों वक्त खाई जाती। सुधा के पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने के शौक़ तो कब के संघर्षों की भेंट चढ़ चुके थे। अब खुद के खाने पीने में भी कटौतियाँ शुरू कर दी थी उसने। बुनियादी ज़रूरतों के अलावा और किसी भी ज़रूरत को उस घर में घुसने की परमिशन नहीं थी। धन संपन्नता नहीं तो क्या, ऐसी खास विपन्नता भी नहीं रही थी घर में। और वर्षा थी कि लाखों में एक सर्वगुण संपन्न लड़की। अभी बीकॉम के आखिरी वर्ष में ही थी कि उसके रूप गुण से प्रभावित होकर रिश्ते खुद चलकर उसके घर आने लगे थे। 3-4 रिश्ते तो ऐसे आए थे जो बिना दहेज के ही वर्षा को ब्याह कर ले जाना चाहते थे, पर वे सब थे अंतर्जाती। अपनी बिरादरी में तो ऐसी हिम्मत किसी ने ना दिखाई। एक रिश्ता तो इसी गली की महिमा जी के घर से आया था। मेरा बेटा अमित कितना लायक है, आपसे ये छुपा नहीं है सुधा बहन, और उसकी जीवन साथी बनने लायक लड़की मेरी नज़रों में सिर्फ आपकी वर्षा ही है, और मेरा अमित उसे बेहद पसंद भी करता है। आप हाँ भर कह दे तो 1.25 रुपये और नारियल में ब्याह कर ले जाऊंगी आपकी बेटी को। कोई कमी नहीं है हमारे घर में, बस वर्षा जैसी लक्ष्मी बहू चाहिए। इसे अपना सम्मान नहीं अपमान समझा था सुधा ने। वह हालात की मारी ज़रूर थी, लेकिन इतनी गई गुजरी भी नहीं थी कि दहेज न देने के लालच में किसी और जाति में लड़की को ब्याह दे, और वह भी 4 घर छोड़कर गली में ही। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। विवेक को तो इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आई थी और वर्षा को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। झिझकते हुए दबे स्वर में कहा था उसने, माँ मेरी बेशर्मी ना समझे और ना ही मुझे चाव रुचि है शादी में, लेकिन आप ही मेरी शादी के लिए रात दिन फिक्रमंद रहती हैं और कहीं ना कहीं तो मेरा विवाह करेंगी ही, तो यहाँ क्यों नहीं।
और क्या मांग कर रिश्ता ले जाएंगे तो हमारी वर्षा को सुखी रखेंगे। और अमित को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, वह हर तरह से हमारी वर्षा के लायक है। और फिर हम अपनी हैसियत से बढ़कर शादी करेंगे माँ। विवेक ने भी बहन का पक्ष लिया था, लेकिन सुधा गुस्से से बिफर पड़ी थी। नहीं, हरगिज नहीं। हम ऊंची जाति के हैं और वे अलग जाति के। इतने बुरे दिन भी नहीं रहे हमारे अब कि जो मांगे बेटी उसी के हवाले कर दे। विजय तक तो यह बात पहुंचाई नहीं गई थी। यह क्या, कोई भी बात उन तक नहीं पहुंचाई जाती थी। वर्षा तो शादी को जिंदगी के लिए ज़रूरी समझती ही नहीं थी। उसने कभी प्रत्यक्ष खुद तो कभी नानी से कहलवाया था माँ को कि वह ब्याह करना ही नहीं चाहती। जो पैसा उसकी शादी के लिए जोड़ा जा रहा है वह घर वालों का हक है, इसलिए उनके लिए ही इस्तेमाल की जाए। लेकिन सुधा के लिए तो तब मानो एक ही काम बचा था, वर्षा की शादी की चिंता और जतन। वर्षा की परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए अपनी पढ़ाई पर बहुत जोर दे रही थी वह। और जो रिंकी पिंकी की पढ़ाई का भी था। सुध बुध भूलकर, खाना पीना भूलकर वह मेहनत कर रही थी जी जान से। इतनी मेहनत और तनाव उसे बुरी तरह थका देते थे, लेकिन उसकी भरसक कोशिश रहती थी कि घर में कोई उसकी तकलीफ को ना जाने। पर सुधा साफ महसूस करती कि बेटी पर बोझ ज़रूरत से ज़्यादा है, पर वह कुछ ना कर पाती। सुधा को 2-3 रात मशीन पर झुके देखकर वर्षा का जी भी दुखता था, इसलिए जिद करके उसने रात का किचन का सारा जिम्मा उठा लिया था। हफ्ते में 1 या 2 बार वर्षा ट्यूशन से ही सीधे कॉलेज में रेगुलर पढ़ने वाली अपनी खास सहेली पूजा के घर जाती और उससे नोट्स लेकर लौट आती। फरवरी महीने का आखिरी सप्ताह था, जब सिर्फ सांझ सवेरे ही हल्के ठंडे होते थे, लेकिन उस दिन की शाम तो बादलों से घिरकर बेहद ठंडी हो गई थी। तूफान और तेज बारिश आने की संभावना साफ नजर आ रही थी। काली रात सी संवला उठी थी वह शाम। हल्की बूंदाबांदी ही शुरू हुई थी कि पूजा के घर से निकल पड़ी वर्षा। पूजा ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसे पूरी आशा थी कि वह बारिश शुरू होने से पहले ही घर पहुंच जाएगी। लेकिन अभी आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाई कि बूंदाबांदी ने पहले हल्की फिर तूफानी बारिश का रूप ले लिया। फिर भी वर्षा रुकी नहीं और तेज तेज पैडल मारती बढ़ती रही। हवा का रुख भी प्रतिकूल था, बार बार साइकिल लड़खड़ा रही थी, लेकिन वर्षा ने हिम्मत नहीं हारी और भागती कांपती घर पहुंची गई। सुधा ने मीठी फटकार लगाई, वहीं क्यों नहीं रुक गई पूजा के घर? लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और कपड़े बदलकर बिस्तर में घुस गई। सुधा ने गरम कंबल उड़ा दिए उसे और गरम दूध ले आई, लेकिन दूध का प्याला थामने की हिम्मत भी नहीं बची थी उसमें। उसी रात तेज बुखार ने घेर लिया उसको, पर उसने उफ तक नहीं की। सारी रात बर्दाश्त करती रही। सुबह सुधा उसे जगाने गई तो वह बेहोश पड़ी थी। विवेक फौरन ऑटो रिक्शा ले आया और वर्षा को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और गुस्से से कहा, पीली पड़ी हुई है लड़की, खून तो जैसे है ही नहीं इसके शरीर में। कमाल की माँ है आप, कभी इसकी कमज़ोरी नज़र नहीं आई आपको? हड्डियों का ढांचा है यह लड़की, इतनी कमज़ोर है कि जरा सा भी भीगना बर्दाश्त नहीं कर पाई। डॉक्टर इलाज कर रहे थे और वह बेसुधी में निरंतर बड़बड़ा रही थी। पापा को दूध दे दो माँ, दूध वाले को बोल दो दूध ज़्यादा दे जाया करे। पापा का न्यूज़पेपर चालू करवा दो माँ। विभोर भैया कहाँ हो तुम? मुझे शादी नहीं करनी माँ, बिल्कुल नहीं। पापा आप अच्छे हो जाएंगे। उसके मन का दबा हुआ लावा था जो बेहोशी की हालत में पिघल पिघल के बाहर आ रहा था। बुखार दिमाग पर चढ़ गया था। मेनिंजाइटिस का केस है, दुआ कीजिए कि वह बच जाए। आशा तो कम है, डॉक्टर ने कहा तो वह और विवेक काँप उठे। वे तो प्रार्थना कर ही रहे थे कि पूरा मोहल्ला भी उमड़ आया था वहाँ। हर जुबान पर यही दुआ थी, यही प्रार्थना थी और यही मन्नतें थी, लेकिन ईश्वर ने इन्हें स्वीकार नहीं किया और उसी शाम वर्षा ने दम तोड़ दिया। कैसे सहा सुधा ने, उसकी भी सांसें क्यों ना थम गई है सुनकर। सॉरी मैडम, शी इज़ नो मोर।
पथरा गई थी जैसे सुधा। विवेक दीवार से सिर मारकर रो रहा था। लोग रो रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? चकरासी रही थी वह। जुबान को लकवा मार गया था और आंखें शून्य में एकटक ताक रही थी। पंडित जी ने पूजा और तर्पण के बाद कहा, देवलोक की कोई पथभ्रष्ट देवी थी बिटिया, जो भूले से आप लोगों के घर जन्म लेकर चली आई थी। अब लौट गई है अपने धाम, शाप मुक्त होकर। उसके लिए मत रोएं आप लोग, वह सुखी हो गई है। हाँ, सुखी ही तो हो गई है वह। क्या पाया उसने इस घर में आकर? हर पल जी जान से साथ दिया हमारा। कभी कोई मांग नहीं की, कभी कोई इच्छा नहीं जताई, कोई शिकायत भी तो नहीं की अभागी ने कभी। नानी ने ठंडी सांस लेकर कहा, कन्या के रूप में ही गई है बेटी, इसका विधिवत श्रृंगार करिए जैसे दुल्हन का किया जाता है। सांचे पर जाना है इसे, पंडित ने कहा और 16 श्रृंगार कर सुधा ने विदा कर दिया उसे। उसकी इस तरह की विदाई का सपना तो सुधा ने नहीं सजोया था। वर्षा विदा हो गई, चली गई। मज़े में तो है, यही शब्द बार बार दोहराते हैं विजय। न रोते हैं, न चिल्लाते हैं और न ही चिड़चिड़ाते हैं। दोषी तो मैं ही हूँ। जात पात के मकड़ जाल में न उलझती तो वर्षा इसी गली में चौथे घर में ब्याह कर चली जाती। सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने रहती। लताड़ती है सुधा खुद को। अपनी फूल सी बच्ची के नाजुक से अस्थि फूल इन्हीं क्रूर हाथों में गंगा जी में विसर्जित किए उसने। क्यों और कैसे भगवान ने उसे इतना कठोर बना दिया? 13 दिन हो गए, अंतिम रस्म भी अदा हो गई। मेहमान चले गए थे। घर में मशानी सन्नाटा पसरा था, जिसे विवेक के उच्च रोदन ने भंग कर दिया। ओह वर्षा, मैं कैसे रहूँगा तेरे बिना बहन? ऐसे जाना था तो आई क्यों थी हमारे घर? कितनी अजीब बात है ना माँ। कई दिनों के सूखे के बाद कितनी खुलकर बारिश हुई थी उस दिन, जिस दिन वर्षा का जन्म हुआ था, और उसके मरने का कारण भी बारिश ही बनी। वह कितना चाहती थी कि मैं यहीं रहूं उसके साथ। अगर मैं जानता होता ना माँ कि उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी है तो मैं कभी दूर ही ना जाता उससे। कहकर रो पड़ा विभोर तो सभी का रोना छूट गया और घर रुदन के स्वरों से भर गया। चुप, एकदम चुप। रोकर अपशकुन मत करो तुम लोग। तुम रोगे तो ससुराल में वह सुख से रह पाएगी क्या? सुधा उठो और शाम की दिया बत्ती करके वर्षा का सुख मांगो, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे स्वर में कहा विजय ने। और सुधा ने देखा कि आज उनकी आंखों की कोरे भी भीगी हुई है तो वह भी रो पड़ी। वर्षा की विदाई के बाद आज पहली बार इतना खुलकर रोई थी वह। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।